हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट की क्लासेस चल रही हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और ये 2 फरवरी का पेपर है। अभी तक 6 फरवरी और 4 फेब का पेपर हो चुका है आपका, और ये 2 फेब का है, फर्स्ट शिफ्ट का सीडीपी का पेपर है ये। तो इस प्रकार हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आगे भी इसमें पूरा पेपर दिया हुआ है, हिंदी भी है, मैथ भी है और ईवीएस भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रीज़न है हमारा, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो ये इंग्लिश में भी दिया है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश से सॉल्व करें। तो ऑप्शन ए है हमारा, ए एंड आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी है हमारा, ए और आर दोनों गलत है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हमारे। ऑप्शन ए है भावात्मक, यानी कि इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव। ये हूबहू वही पेपर है 2 फेब का, 2 फेब 2023 का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया, फैमिली या लॉ या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि धार्मिक संस्थाएं। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, परिवार, यानी कि फैमिली, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है। तो हमारा फैमिली ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू करते हैं। देखिए, जीन पियाजे हर बार की शिफ्ट में हर क्वेश्चन में आता है। ये 2nd पेपर में भी आता है, फर्स्ट में भी आता है। जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोवलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया, ये आपको बार बार देखने के लिए मिले। इसकी स्टेजेस होती हैं, जो कि स्टेज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन है हमारा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड डी है फॉर्मल ऑपरेशन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में देख सकता है पेपर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू करते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशन या फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। ऑप्शन ए है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टेजेस जो है वो भी सही से याद कर लीजिएगा। नीचे एक्सप्लेन जो दिया गया है, अगर इसको भी आप पढ़ लेंगे तो इसी से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, ठीक है। ये इसको पढ़िएगा, इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की, एक जीन पियाजे हमारा और एक लेव वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग, ये हर बार रिपीट होते हुए क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर पढ़ें। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया है। ऑप्शन ए है कल्चर, टूल्स एंड पनिशमेंट। ऑप्शन बी है साइकोलॉजिकल टूल्स एंड रिवॉर्ड्स। ऑप्शन सी है सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड कंपटीशन, यानी कि जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी है इसका सोशल पारस्परिकता और चर्चाओं।
7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 8 नंबर है, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए है सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदारी बनने। ऑप्शन बी है आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। ऑप्शन सी है जानकारी संभरक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता। ऑप्शन डी है अनुदेशक अनुकरणकर्ता। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैसिलिटेटर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। ऑप्शन ए है टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। ऑप्शन बी है सेल्फ एवोल्यूशन बाय द लर्नर। ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन बी है इसका सही, यानी कि सेल्फ एवोल्यूशन बाय द लर्नर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेली और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की डैश बुद्धि है, लॉजिक, मैथमेटिकल, म्यूजिकल या बॉडली, काइनेस्टिक एंड इंटरपर्सनल। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि तार्किक और गणितीय। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, अभिकथन। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचार और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन कारण दिया गया हुआ है, निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होते हैं। ऑप्शन दिए गए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, देखते हैं आगे, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। ऑप्शन ए है पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर्स ओनली। ऑप्शन बी है कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ओनली। ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑप्शन डी है नाइदर पर्सनल फैक्टर्स नॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। इस प्रकार 12 क्वेश्चन हो गए। ये नीचे एक्सप्लेन जो किया है इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, किसी बुक की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एंड नॉर्म रेफरेंसेस, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। इसका पहला नंबर सही है। नीचे ये दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं, तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आपका पेपर अच्छा जाएगा। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, गिव एग्जाम्पल्स दैट द लाइकली टू एक्टिवेट स्टीरियोटाइप, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करे। ऑप्शन बी है केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं। ऑप्शन सी है गौर समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा करें। ऑप्शन सी है विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार और फिर समझ के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, समालोचना यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। पहला, विचारों की अन्वयता, या है परासंज्ञान, स्वपूछताछ, स्व आकलन, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए, विचारों की अन्वयता। फिर है 16 क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करती है।
ऑप्शन ए है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, ऑप्शन बी है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, ऑप्शन सी है थर्ड है वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, ऑप्शन फोर है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो केवल एक सही है, दो सही है। इस सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 ऑल इज़ करेक्ट। तो 1 2 3 एंड 4 सभी सही है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्या कह रहा है? विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? प्रमास्तिष्क, पक्षाघात या पठन वैकल्य, स्वलीनता या गतिमान अक्षमता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पठन वैकल्य। विषय वस्तु को पढ़ते समय यानी कि रीडिंग से संबंधित दिया गया है, तो इसको बोला गया है पठन वैकल्य। ये रीडिंग पर वस्तु को पढ़ते समय अक्षर और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, फेर बदल कर देना, यानी कि डिसलेक्सिया से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये सारे पेपर में आए हुए पेपर क्वेश्चन है, इसलिए इसको सॉल्व करिएगा। रिपीट होते हैं बार बार, इसको अपना पेपर अच्छा करिएगा। तो क्वेश्चन है स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? जो स्वलीनता है सापेक्ष और नकारात्मक रूप से किसे प्रभावित करती है? सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, विजन, एबिलिटी टू कॉन्क्रीट, क्या है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर ए सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में से कौन सा सही है? उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती। ऑप्शन बी है उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। ऑप्शन सी है उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है। ऑप्शन डी है वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और निर्वर्धन दर्शाते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न से सही है ऑप्शन नंबर डी। 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न से कौन सी पद्धति सहायक होगी? तो ऑप्शन ये श्रवण बाधित को बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 20 नंबर का है। इसके ऑप्शन दिए गए हमारे। ऑप्शन है चलचित्र और वीडियो श्रवण, यानी कि जिसको सुनने में बाधा है, सुनने में दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है? चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना, मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी है संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। ऑप्शन डी है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। जो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन है, जो हमारा मौखिक रूप को दृश्य रूप से श्रवण बाधित यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं, तो उसको मौखिक रूप से बोलने की जगह देखने वाली चीज़ें करवाना। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन क्या है? बच्चे से डैश की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, सांकेतिक, चित्रात्मक, विशिष्ट, सामान्य, सरल से जटिल। तो ऑप्शन नंबर डी है सरल से जटिल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। 21 क्वेश्चन हो गया। 22 है निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन है हमारा अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग, यूजिंग न्यूमोनिक्स यानी स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग। सी है क्रिएटिंग एग्जाम्पल यानी उदाहरण सृजन करना। डी है पैसिव रेसिटेशन यानी निष्क्रिय अनुवाचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि निष्क्रिय अनुवाचन करना, पैसिव रेसिटेशन। 22 क्वेश्चन हो गए। 23 क्वेश्चन भी अभिकथन का है। ये अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है किसी संप्रत्यय को, कथन कहता है हमारा, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए।
कारण है गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो समझिए क्वेश्चन और इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। 23 क्वेश्चन 24 है, राधिका अपने विद्यार्थियों को, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है यानी कि ए सही है और आर गलत है। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के प्रभाव विकास को सुसाधित कर रही है। ऑप्शन ए अपसारी, अभिसारी चिंतन या बाह्य रूप से अनुकूलित चिंतन या अतार्किक चिंतन। तो इसका सही आंसर है 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राधिका अपने विद्यार्थियों को ये दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। 25 क्वेश्चन कह रहा है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, प्रश्न त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन या कंठस्थीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनालॉजिकल थिंकिंग यानी कि अनुरूपक चिंतन। 26 क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और तदनुसार रूपांतर करने की क्षमता को कंठस्थीकरण, विस्मरण, चयनात्मक ध्यान, परासंज्ञान। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी परासंज्ञान, मेटा कॉग्निशन। 27 क्वेश्चन है हमारा, का क्वेश्चन है, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि नंबर का क्वेश्चन है, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण। पहला है व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी है नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी है सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। ये जो दिया हुआ है ये वाला भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। 27 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 28 क्वेश्चन है हमारा, डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन है जानने की उत्सुकता की पूर्ति, ऑप्शन ए है जानने की उत्सुकता की पूर्ति, ऑप्शन बी है संप्रत्यय को समझना, ऑप्शन सी है दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ऑप्शन डी है संदेहों को दूर करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना। 29 क्वेश्चन है, लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। ऑप्शन बी है शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, ऑप्शन सी है अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाए। 29 क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। ठीक है, तो इसके ये इस तरह 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे CDP के। अब एक 30 क्वेश्चन है हमारा,
30 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? ऑप्शन है योग्यता का वर्धित मत, आसपास में विकर्षण, सी है भाषा से अनभिज्ञता, डी है तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता का वार्षिक मत। ठीक है, इस प्रकार हमारे सीडीपी के के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू। मैथ का पहला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? ये संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के बाद इसको बताना है कि तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो संख्या ये दी गई हैं, ये देखिए नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़िए। ये नीचे सारी संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखा गया है, इसके बाद फिर तीसरे स्थान पर कौन सी है, यानी कि 8.08। तो ये फिर सॉल्व किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, ये वैल्यू दी गई है, इसका मान निकालना है। तो वैल्यू दी गई ब्रॉड मास का ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये वैल्यू दी गई है और इसका सही आंसर निकालना है। तो पहला है 16.5 इंटू 3 माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 3 इंटू 13.5। तो सबसे पहले हम इसमें क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट दिया गया है, इसके बाद फिर ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये समझाया गया है कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे ये ब्रैकेट लगे हुए हैं यहाँ और यहाँ। इसके बाद अगर ऑफ लिखा है तो उसको ऑफ का मतलब का होता है यानी गुणा, और फिर डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि भाग, एम का मतलब होता है बॉड मास का ये नियम लगा हुआ है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार इसको जो पहले सबसे पहले डिवाइड आता है तो पहले डिवीज़न आता है। तो पहले इसका भाग देंगे 5 का 35 में तो 7 आएगा, और फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे, यानी कि फिर ये इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर ऐड करेंगे, इनका गुणा करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 2 नंबर यानी कि ए, पहला ऑप्शन आएगा 2, इसका आंसर आएगा 2। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दिया गया है 2/5 एंड प्लस का 3/4 किसके बराबर है, वैल्यू दी गई है। तो आंसर इसका ये भी सॉल्व किया गया है। यहाँ पे देखिए इसका इसने एलसीएम ले लिया गया है 5 और 4 का। तो एलसीएम 5 चौको 20 एलसीएम आ गया। इसके बाद 20 5 बार जाएगा, फिर उसका गुणा करेंगे, 5 चौको 20 और 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार इस तरह 4 पंचे 20 और 5 थी 15, 15 आ गया। इस प्रकार 15 और 8 23 हो गया बटे 20। तो इसका भाग देंगे तो 1 सही 3/20 आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही इसका। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये वैल्यू दी गई है, मैं इस 5 के स्थानीय मान तथा इस संख्या में 3 के अंकित मान में अंतर निकालना है। तो इधर इसको स्थानीय मान देखिए कैसे निकाला है। स्थानीय मान निकाला है, ये संख्या जो दी गई है 259031 में 5 का स्थानीय मान निकाला है, यानी कि 5 के बाद जितनी भी संख्या होगा उसमें 0 आ जाते हैं। तो ये 5 लिखा, 5 के बाद 1 2 3 4 संख्या है तो इतने 4 0 आ गए। तो ये स्थानीय मान निकल गया। और जो अंकित मान होता है, अंकित मान में क्या करते हैं, अंकित मान में हमारा जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसको लिखते हैं। तो अंकित मान में इसने बोला है 37089 में 3 का अंकित मान, यानी कि अंकित मान 3 ही होगा। तो इसने अंकित मान की जगह 3 लिख दिया और फिर ये इस स्थानीय मान में ये अंकित मान को घटा दिया तो ये आ गया। यही पूछा गया था कि अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए दोनों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, एक्सप्लेन से ही समझ जाइएगा अगर जहाँ दिक्कत आए। फिर अगला क्वेश्चन, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन नीचे दिया गया एक्स की वैल्यू रख के, और इसका सही आंसर निकला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। इसको देख लीजिएगा, ये नीचे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 ब्रांड है ए बी सी, ये 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसको भी सॉल्व किया गया है। तो इससे सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व किया गया और इसका आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 5। ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंड की संख्या के बराबर है। तो इसको इस तरह सॉल्व किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 घंटे। देखिए कैसे सॉल्व किया, इसको देखिए। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक दुकानदार ने 5.1 kg बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, ग्राम में निकालना है। प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो इसको भी इसने सॉल्व किया और इसका सही आंसर निकला। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200। कैसे सॉल्व किया ये देख लीजिएगा। इनकी सबकी वैल्यू रखी गई है, फिर ऐड कर दिया। एक दर्जन में 12 पैकेट होते हैं तो 4 दर्जन में 48 हो जाएंगे। 48 पैकेट में इतने मिश्रण भरेगा तो प्रत्येक पैकेट का भार, तो इतना निकलने के बाद 48 से भाग दे दिया तो 200 ग्राम इसका आंसर आ गया। 8 क्वेश्चनों का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, ml में निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी ये दिया गया है, इसको देखिए। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, तो 16 लीटर में कितने होंगे, 16,000 हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, 16,000 ये मीटर स्क्वायर मिल्क 40 बार डाला इसमें, तो मग की धारिता 40 इंटू एक्स इक्वल टू 16,000 हो गया। तो एक्स की वैल्यू निकाली तो 16,000 बटे 40 हो गया। तो अब क्या किया, इससे भाग दिया तो 400 ml निकल आया इसका आंसर। आंसर नंबर बी सही है, यानी कि 400 ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। 10वां क्या कह रहा है, 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तार की लंबाई। 3 गुणे भुजा बराबर 120 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। ये सभी वर्ग आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, सभी आयत वर्ग हैं, सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी वर्ग आयत हैं। 11 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। डिग्रियों की क्या संख्या है, इसको सॉल्व किया। 1 और 3/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 3 इंटू 90 डिग्री प्लस का 1/3 इंटू 90 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो 270 प्लस 30 यानी कि 300 डिग्री। आंसर आया इसका 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इस पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। जो संख्या मिसिंग है उसको बताना है। तो 2, 4, 12, 48 एंड 240 कैसे निकाला इसने, 2 से का 2 बार गुणा तो 4 आ गया, 4 का 3 बार गुणा 4 × 12, 12 का 4 बार गुणा तो 48, 48 का 5 बार गुणा तो ये, यानी कि एक सीरीज चली गई है 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार 1440 का सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 1440। 13 क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन हमारा, कितने श्रमिक की साप्ताहिक कमाई 3500 रुपये और 3750 के बीच में है। ऑप्शन है हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन है, 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई रुपए में नीचे दी गई है। कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और रुपये 3750 के बीच है। तो इस तरह 8 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई ये दी गई है, इस तरह जो कि बीच में है। इस प्रकार इसको सॉल्व करिए तो सी आंसर इसका आएगा। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु दी गई है और यहाँ पे रुपए दिए गए हैं। बिस्किट है और फिर केक और पेस्ट्री है, ब्रेड है, ढोकला है, सबको
इस सब की ये बिक्री दी गई है। फिर ऑप्शन दिए गए नीचे क्या सही नहीं है, क्या पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है सॉल्व करने के बाद। तो ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। बी नंबर है ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है। सी है केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। डी है बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, 15 नंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पे सॉल्व किया गया, इसको देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वस्तु के समूह में वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पहला क्लासिफिकेशन 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस एंड तीसरा है पदानुक्रमित क्रमिक समावेशन, तीसरा है सबटाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस, एक की संगति। 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या। यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट हो गई है। 15 नंबर की पैडागोजी आती है और 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जो कि सॉल्व करने पड़ते हैं मैथ में। तो अगर किसी की मैथ के कैलकुलेशन सही नहीं है तो वो पैडागोजी ही कंप्लीट कर सकता है। 5-6 प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएगा तो पैडागोजी रिपीट होती है मैथ की और हिंदी की, तो आप देख सकते हो, तो आपके क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ है। ऑप्शन ए है बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों को उत्तर देने योग्य बनाना। ऑप्शन बी है कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। ऑप्शन डी है गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविताओं और नाट्य को सम्मिलित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारे, जैसे 1/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 2/8 वट। ऑप्शन दिए गए इसके, तो नीचे देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए आप, ये इस तरह सॉल्व किया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर होता है पहला नंबर यानी कि उपयुक्त परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके। तो अगर आप पैडागोजी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 15-16 नंबर की पैडागोजी आती है, तो आप वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा पैडागोजी मैथ की, और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। ऑप्शन है हमारा वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन बी है गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। ऑप्शन सी है गणित की संचयी प्रगति। ऑप्शन डी है रचनात्मक आकलन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है, रचनात्मक आकलन की। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है। बी है लक्ष्य एक अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। ऑप्शन सी लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। ऑप्शन डी लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए 4 आपके। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बी है शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना। ऑप्शन डी है कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। 22 क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणितीय कौन सी शब्दावलियाँ अपरिभाषित हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या है, दूसरा एक चतुर्भुज के विकर्ण, सी है रेखा, ऑप्शन डी है आपके पॉइंट यानी कि बिंदु।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, सी और डी। इसका सही आंसर है ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा। ऑप्शन है आपके शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना। ऑप्शन सी है केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। ऑप्शन डी है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंता को प्रोत्साहित करना। तो सही आंसर क्या है इसका? सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें लिखा हुआ है। तो सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी, ए एंड बी। ए भी सही है और बी भी सही है। 23 क्वेश्चन हो गए। 24 क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। 24 का आपका सही आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं आपका, टू नो हाउ मैनी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर देयर इन ऑल। ऑप्शन बी है टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ऑप्शन सी है टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। ऑप्शन डी है टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ओवर स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, हिंदी में भी दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन दिए है वृत्त की परिभाषा देना। ऑप्शन बी है श्यामपट्ट पर वृत्त का आरेखण। ऑप्शन सी है बच्चों को वृत्ताकार वस्तु दिखाना। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानने देना। यही वाला सही होगा, ऑप्शन ए नंबर। कौन सा चरण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा? ठीक, अंतिम चरण, तो परिभाषा लास्ट में है। 25 हो गए। 26 का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? ऑप्शन है हमारा दिक् स्थान संबंधी विवेचना, दूसरा है नंबर सेंसेस, तीसरा है विजुअलाइजेशन, चौथा है शेप्स एंड स्पेस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 ग्राम का उपयोग TLM के रूप में स्थानिक तर्क को विकसित करने के लिए और आकार, आकृति, समांतर क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? ऑप्शन दिए गए आपके 4, देखिए इसको समझिए। अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्व लक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते। ऑप्शन बी है यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी है यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता। ऑप्शन डी है क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। 28 क्वेश्चन है, आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका लंबाई का मापन। ऑप्शन बी है द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन। ऑप्शन सी है आयतन का मापन। ऑप्शन डी है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ये द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या से ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इसको देख लीजिए। और राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? तीव्रता से गणना करने के लिए युक्ति और तकनीकें सीखना, ऑप्शन बी। समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना, ऑप्शन सी है। आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा के कौशलों को विकसित करना, ऑप्शन डी है। प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। सही आंसर है इसका तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियाँ और तकनीकें सीखना। एनसीएफ के अकॉर्डिंग देखिए उपयुक्त सिद्धांत निम्न है। एनसीएफ 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्यपुस्तकों में भारतीय सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? ऑप्शन ए है आपका प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में भारतीय सवाल को हल करना कठिन होता है, अतः यह बच्चों की चिंतन कौशल वृद्धि करता है। ऑप्शन बी है इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। ऑप्शन सी है इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियादी रखती हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित होता है। इस प्रकार आपके मैथ के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और सीडीपी के भी 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मैथ और सीडीपी के। अब पर्यावरण अध्ययन के भी हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। 15 नंबर की इसमें भी पेडागोजी आती है, तो देख लेते हैं। कुछ बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, जैसे कि आपका ये हमारा रेलवे स्टेशन वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये रेलवे स्टेशन हो गए, आवास हो गए, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज़ का आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का सही क्रम क्या है? रेलवे स्टेशन का क्वेश्चन है ये। हर बार के पेपर में ये आपको ज़रूर आएगा कि आप यहाँ से यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो अब क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए इसके ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी है भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन डी है भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो ये मैप का क्वेश्चन है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आपको मैप जानना ज़रूरी है। वो भी पूरा मैप नहीं, कुछ ही जिससे हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उस एरिया का में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बस कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे तो आपके मैप भी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, सही आंसर है आपका पहला ए, यानी कि ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा एंड चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? ठीक है, सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। ऑप्शन बी है सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल यानी कि अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन सी है डेस्क या मेज के नीचे छिप जाएंगे, खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेज या डेस्क के नीचे बैठ जाएंगे कि अचानक भूकंप आ जाता है या भूकंप के दौरान आप भूकंप के दौरान किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। तो सबसे पहले यही है, मेज के नीचे या नीचे बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर ये क्लास से बाहर भी एक खुले मैदान में भी जा सकते हैं। तो सही आंसर इसका ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी, चौथा है फुलकारी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलमकारी। ठीक है, गोबर, नील, हल्दी आदि के, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है? उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? एक ये क्वेश्चन हो गया, भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, फूड से रिलेटेड। इडली, चटनी, चावल, यानी कि पहले तो नीरज चोपड़ा कहाँ से संबंधित है और उनका भोजन कहाँ है? तो बी नंबर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, रोटी, दाल, राजमा, आलू का पराठा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
जो नीरज चोपड़ा है का संबंध हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से। हरियाणा राज्य के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, चावल, राजमा, आलू का पराठा है। मीठी और नमकीन दोनों तरह की लस्सी भी हरियाणा में प्रचलित है। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो नामक गेम से जुड़े हुए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा, एक दो क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा एक तो हरियाणा के पानीपत से, और वहाँ का भोजन क्या है। ये हर बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है कि असम का भोजन क्या है, हरियाणा का भोजन क्या है। तो आप एक बार फूड भी देख लीजिए, मैप के क्वेश्चन, फूड वाले क्वेश्चन, आवास वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हिमानी पानी की खाली बोतल में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है। ऑप्शन ए रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग या रीयूजिंग या अपसाइकलिंग। तो क्या कर रही है, पुनः चक्र, लघु चरम, पुनः उपयोग में लाना या उत्चक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दिया गया है। हिमानी पानी खाली बोतल पानी, तेल, पेंटिंग का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतल में सुंदर पेड़ पौधे रोपण कर रही है, यानी कि वो पुनः उसका क्या कर रही है, पुनः प्रयोग में ला रही है बॉटल को। पानी की खाली बॉटल, एक तो पानी भी पिया, उसके बाद वो क्या कर रही है, उसमें पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण भी करती है। इसका बोतलों का यूज वो सुंदर पेड़ पौधे लगाने में भी करती है, उनको सजाने के लिए। तो इसका सही आंसर रीयूजिंग, यानी वह पुनः रीयूज़ कर रही है उसका। तो ये सी आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है। ऑप्शन ए है धान, गेहूं, जई, बी है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, सी है आलू, गुलाब, गन्ना, डी है गेहूं, गन्ना, चावल। तो क्या है, पौधों का कौन सा वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उगता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आलू, गुलाब और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। आलू, सेब, टमाटर, गन्ना, पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, या ऑप्शन सी गन्ना, आलू, अदरक, कमल की डंठल, या पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। यानी कि उस पौधे जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। क्या रीज़न है, देख लेते हैं। गन्ना, आलू, अदरक और कमल डंठल पौधे के तने से प्राप्त होने वाली फसलें, यानी कि सभी तने से रिलेटेड है। हालांकि गन्ना एक नकदी फसल है। आलू, अदरक, गन्ना संशोधित तने के कायिक प्रवर्धन से प्राप्त होने वाली फसलें। इन सभी की गांठों में कलियां होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए बी के अभिभावक यानी माता पिता है और बी सी के पिता है, डी बी की पत्नी है और ए डी के बीच रिलेशन पूछा गया, क्या संबंध है। तो बी के अभिभावक कौन है, ए, और ये बी अभिभावक यानी कि माता पिता, बी के अभिभावक हैं ए, और बी सी के पिता है, जो बी है वो सी के पिता है, डी बी की पत्नी है, ए और डी के बीच क्या संबंध है। डी ए की पुत्रवधू, सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी ए की पुत्रवधू है। 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किसका फैलाव यानी छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। सूरजमुखी, मदार, या आक, मैंगो, आम, कोकोनट, नारियल। तो सी आम। ठीक है, फैलाव जो है पशुओं द्वारा होता है, आम के द्वारा। 15 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं, वो भी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन हर बार जो है नए आते हैं, 2-4 क्वेश्चन कुछ नया आएगा जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, बाकी सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो मोर, तोता, कबूतर, तोता कौवा, उल्लू, उल्लू बाज, चील, कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। पक्षियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उल्लू, बाज और चील। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, सभी पक्षी जो अपने भोजन के आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। यह 3 मांसभक्षी चिड़ियों के अंतर्गत आते हैं। चील, उल्लू, बाज, मोर, यह पक्षी चूहे, सांपों, छिपकलियों और छोटी छोटी चिड़ियों को खाते हैं, जबकि तोता फल खाता है और कबूतर मुख्यतः मक्का, बाजरा, फल, रोटी आदि बीज खाते हैं। यहाँ तोता दिया है अलग है, यहाँ भी तोता दिया है अलग है। तो इस प्रकार सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्राथमिक स्कूल के अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाली फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो क्वेश्चन बिहू है, वैसाखी है, मकर संक्रांति या लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, पोंगल, दिवाली, ईद, गुड़ी पर्व, नवरात्रा या गुरुपूरब। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब कौन, इसमें ये भी दिया गया है कौन से त्यौहार और राज्य में मनाया जाता है, कौन से त्यौहार किस राज्य में मनाया। बिहू हमारा असम में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी पंजाब का त्यौहार है, मकर संक्रांति उत्तर भारत में और लोहड़ी पंजाब में। बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि सभी को पता ही होगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। पश्चिमी साइड में बेंगलोर, गांधीनगर, गोवा। ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। मैप का क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा, आप मैप देखना पड़ेगा आपको इसके लिए सॉल्व करने के लिए। आप स्थलों के लिए किस समूह को चयन करेंगे, बेंगलोर, गांधीनगर, गोवा, ऊटी, मुंबई, पुणे, सी विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर या पुरी, महाबलेश्वर, मन्नार या ऊटी। पश्चिमी घाट के पर्वतों के में भ्रमण करने के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर एंड मन्नार, महाबलेश्वर, मन्नार एंड ऊटी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, गुलाब वृक्ष में होता है, करेला बेल में होता है, या गुलाब जड़ी बूटी है, या करेला झाड़ी है। तो सही जोड़ा बनाना है इसका आपको, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि जो करेला है वो बेल या लता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता या बकरी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं डी, ऑप्शन नंबर डी, बकरी ऐसा दुधारू जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है, क्योंकि यह सभी पालतू जानवर हैं, इनकी समानता लगभग एक जैसी है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। साइबेरियन सारस की कौन सी विशेषता नहीं है, वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थलों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। कौन, साइबेरियन सारस, इसकी विशेषता नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं पूछा गया है। ये देखिए यहाँ सब दिए गए क्वेश्चन हमारे। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा है, जो कि बर्फीला तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, स्थान कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए, जो कि असम में है। केवला देव, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। सलीम अली, सलीम अली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षी विहार जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। सुल्तानपुर अभयारण्य पक्षी विहार है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, इन्हीं में से एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो जो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, वो ही पेपर निकाल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रिटन क्वेश्चन या असाइनमेंट। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का आंसर है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन, रेटिंग स्केल में अवलोकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक का पठन करना। दूसरा, शिक्षक द्वारा व्याख्यान करना। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। ऑप्शन डी है किस्से कहानियाँ। तो शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है हमारा ऑप्शन नंबर डी, किस्से कहानी से जोड़ना। सही बात भी है, अगर कोई किस्से कहानी बताता है तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिमाग में चढ़ जाती हैं। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन सी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, यानी कि वर्णन अभिलेख, ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो। तो 18 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। 19 नंबर क्या है, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को सरल
को भारत में समृद्ध वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाया। फिर वह उसने राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उन्हें छात्रों को मदद मिलेगी। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। 19 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन में सहसंबंधित करने में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, ऑप्शन बी है छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी है देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, ऑप्शन डी है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नीचे एक्सप्लेन किया गया, इसको देख लीजिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके 90+ क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन जहाँ समझ में नहीं आए उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को रिवीजन भी कर सकते हैं बार बार। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कौन से राज्य में कौन सा भोजन फेमस है। अब ये देखिए, बस अगर आप इसी को पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब राजस्थान में क्या भोजन प्रसिद्ध है? केश संगरी। आंध्र प्रदेश का भोजन इडली, वड़ा, डोसा एंड सांभर। और ये हर बार क्वेश्चन आता ही है, किसी न किसी पेपर में पूछा ही गया है भोजन से रिलेटेड। असम में क्या फेमस है? चावल, बांस के अंकुर और पाई के पीला। केरल में टैपियोका और नारियल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल। गोवा नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली। जम्मू कश्मीर सरसों के तेल में पकाई गई मछली। ये तीनों क्वेश्चन, हालांकि तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर, एक ना एक क्वेश्चन यहीं से हर बार पूछता है। तो आप अगर ये बस नीचे का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको ही समझ लेंगे और बार बार रिविज़न कर लेंगे, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार विद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, प्रिंसिपल और सहकर्मी को प्रसन्न करने के लिए, सी है शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, ऑप्शन डी है भविष्य के करियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है पूछा गया है? एकीकृत प्रक्रिया, निरंकुश या वैचारिक धारणात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरंकुशता, ऑटोक्रेटिक। 22 हो गया। 23 क्वेश्चन है हमारा। ईवीएस के अधिगम के निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि या पोस्टर बनाने की विधि। 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत विधि। 24 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। ऑप्शन ए है बच्चों के पूर्व अनुभव पर, ऑप्शन बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन सी है विद्यालय दर्शन पर, ऑप्शन डी है बच्चों की ज़रूरतों पर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, यानी कि बच्चों के पूर्व अनुभव पर, ए एंड बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, डी है बच्चों की ज़रूरतों पर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन या शिक्षक ज्ञान। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकल रिसोर्सेज, यानी कि स्थानीय संसाधन। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्या कहता है? एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग की जाने वाली विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना, ऑप्शन डी वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। टिकट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। रेलवे टिकट कभी कभी पूछ लेता है कि टिकट में क्या क्या जानकारी दी जाती हैं, कहाँ से कहाँ गई, किस डेट को गई, कितना रुपए फेयर लगा, यानी कि रुपए कितने लगे। तो ये भी पूछ लेता है कि एक टिकट में आपको क्या क्या जानकारी दी हुई होती है, तो वो भी देख लीजिएगा। ये देखिएगा, कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के टिकट का एक क्वेश्चन जो आता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति या रटना? रटना तो नहीं है। अधिगम के में क्या बच्चों में विकसित होता है? सी नंबर, करके सीखना। अगर आप कोई भी काम करोगे ये तभी प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं ताकि लोग करके सीखें। प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि बच्चे को करके सीखेगा तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। 27 क्वेश्चन हो गए हमारे। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण? ऑप्शन ए है यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। ऑप्शन बी है ये विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है। ऑप्शन सी है ये विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सके। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो विद्यार्थी स्टोरी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सके। ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सके। बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर। ऑप्शन सी है भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर। ऑप्शन डी है दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर। 29 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है। बच्चे को क्या पता है उसका? ऑप्शन बी है बच्चों की याद करने की क्षमता का। ऑप्शन सी है बच्चे क्या करना चाहते हैं। ऑप्शन डी है ये, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है शिक्षक की सक्षमता का। तो ऑप्शन सी सही है इसका, बच्चे क्या करना चाहते हैं। ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और प्रीवियस ईयर के मेरे इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। आप अगर एक दो वीडियो भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं और किस किस टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो आप उसी टॉपिक को बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे आवास हो गया, फूड हो गया, बर्ड से रिलेटेड या पक्षियों से रिलेटेड उनके आवास, टिकट से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, मैपिंग का क्वेश्चन, 5, 10, 15 क्वेश्चन तो आपको वैसे रिपीटेड ही मिल जाएंगे। इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करिए। केवल प्रीवियस ईयर की आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अब ये हिंदी का क्वेश्चन है हमारा। हिंदी का पैराग्राफ आता है, उस गद्यांश आता है, गद्यांश को पढ़कर हमको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो ये पूरा गद्यांश है हमारा, इसको पढ़िए। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर, ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इससे आपको क्वेश्चन छांटना। क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन दिए आपके 4। समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय बर्बाद करना, ये समय के अनुसार काम ना करना। तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर आप इस पैराग्राफ में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या समय सारणी अथवा तालिका बनाकर सभी का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली तो वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है। तो समय की कीमत समझना, ऑप्शन बी है समय की कीमत समझो। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का दुरुपयोग, समय को बर्बाद करना, समय का सदुपयोग करना या सही समय पर आराम करते रहना। तो दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो यहाँ आप देखोगे जब सर्च करोगे सफलता का राज क्या है, ये लिखा, जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना संभव नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समय का सदुपयोग। ठीक है। इस तरह आपको इसके क्वेश्चन पैराग्राफ से निकालना है। तो 10-15 नंबर तो हिंदी में आपको फ्री के मिल जाते हैं। पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आपको निकालने होते हैं और 15 नंबर की पैडागॉजी भी बहुत
रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी का पेपर आसानी होता है। तीसरा नंबर, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता या आलस, अपना निठल्लापन, अपनी कमियां, अपना बतूनीपन। तो कमी के बहाने पर क्या छिपाते हैं? तो ये लिखा है, ऐसे लोग केवल बतूनी होते हैं। दुनिया के यहाँ से देखिए, निठल्ले, बहाने, ये सब लिखा है। यहाँ से शब्द को पकड़िए कि क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। बतूनी लिखा है यहाँ निठल्ले लिखा है, बतूनी लिखा है। तो इसी से आपको क्वेश्चन जाए। तो इस तरह देते हैं क्वेश्चन नंबर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर इसका पहला ही सही है, ठीक है, इसका पहला ही क्वेश्चन सही है, अपनी अकर्मण्यता व आलस, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? तो ये भी आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको समय क्वेश्चन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सही, इसका समय सारणी का पालन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, आ प्लस कर्मण्यता, अकर्मण्यता। 1-2 क्वेश्चन तो आपको ग्रामर के भी मिलेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको संधि समास के भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा, ये देखिए, ये ग्रामर से रिलेटेड है। पूरी ग्रामर नहीं पढ़ना है, बेसिक ग्रामर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, सदुपयोग का संधि विच्छेद से रिलेटेड, ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है। सत धन उपयोग संधि विच्छेद, सी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, ये भी ग्रामर से रिलेटेड, बस बेसिक क्वेश्चन, संधि समास, पर्यायवाची भी पूछ लेता कभी कभार। दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही शब्द होगा प्रकृति, 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 प्रकृति। मतलब इनमें से सही वर्तनी का शब्द है, ये कौन सा सही होगा? प्रकृति लिखना है, किस तरह से प्रकृति लिखा जाएगा? तो आंसर इसका ऑप्शन बी सही है। ये भी पूछ लेता है सही वर्तनी के भी। तो बेसिक ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर ये नहीं कि लेके बैठ के रटने लगना, ग्रामर के बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, पर्यायवाची हो गया, वर्तनी हो गई, और संधि हो गया, समास हो गया, एक एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो देख लीजिएगा बेसिक ग्रामर। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस प्रकार हमारे एक पैराग्राफ से 9 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। एक पैराग्राफ से 9 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, और अब एक पैराग्राफ और दिया होगा, वो गद्यांश था, ये हमारा पद्यांश है। इसको पढ़कर भी हमको कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राही नाविक से क्या आग्रह करता है? जब आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या लिखा है। ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब अवतार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राय चाल, मेरे पथ के पतझारों में ही नव नूतन मुद मास पला, मैं हूँ अबाध आविराम अथक बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चला, दोनों ही ओर नियंत्रण है, इस पार मुझे उस पार मुझे, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे। राही नाविक से क्या आग्रह करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मझधार में ले जाकर पतवार थाम दे। तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कहानी जैसा लिखा रहता है उसको आपको इसी से क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे का आशय क्या है? 4 ऑप्शन दिए। कवि को लड़ने में सजा आता है, वह विजय को रंगीन मानता है, वह हार से घबरा जाता है, या वह हार से घबराता नहीं है? तो हार से घबराता नहीं, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विप्लव का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता? ऑप्शन दिए गए, वह सदैव संघर्ष करता है, वह कभी हार नहीं मानता है, उसे बंधन स्वीकार है, उसे लहरों के टकराने पर क्रोध आता है, वह मनमानी करना चाहता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, वह सदैव संघर्ष करता है और कभी हार नहीं मानता है। 13 का सागर का पर्याय, देखिए पर्यायवाची शब्द आ गया। तो बेसिक देखिए 3 से 4 क्वेश्चन, अभी 3 ऊपर के पैराग्राफ में 3 बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन थे, और ये चौथा क्वेश्चन है बेसिक ग्रामर से, सागर का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारावार। सागर के अन्य भी पर्यायवाची हैं, बट इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि क्या होगा इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। 13 नंबर हो गया। 14 इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना, मधुमास, पतवार, विप्लव, पारावार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पतवार किसे कहते हैं?
पतवार किसे कहते हैं? तलवार को जिससे नाव चलाई जाती है। लाठी जो पत्तों से बना होता है। ऑप्शन बी, जिससे नाव चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, अविराम का विलोम होगा। लगातार, विराम, अविरत, अनवरत। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर है बी, विराम, अविराम यानी कि विराम, विलोम शब्द। देखिए ये 5वां या 6वां क्वेश्चन है हमारा बेसिक ग्रामर का। अब 16 है, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ये हमारा यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो गई। 16 नंबर देखिए इधर दिया गया है 10वां, 11वां, 12वां एंड ये 13, 14, 15 क्वेश्चन हमारे इस पैराग्राफ के ही थे, यानी कि 5 क्वेश्चन। अब यह 16 नंबर है, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से क्या है? हमारा पेडागोजी हिंदी की स्टार्ट हो गई। तो आंसर इसका सी सही है। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है पठन। पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकलता है। पठन का अर्थ है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई सार्वभौमिक व्याकरण। नॉम चॉम्स्की बहुत पूछता है हिंदी में, तो ये पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह। नॉम चॉम्स्की के द्वारा सार्वभौमिक व्याकरण। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भाषा अध्यापन को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है हमारा, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। स्क्रीनशॉट आपको लेना और ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बुनियादी साक्षरता एवं गणित मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अभी ये इस तरह की लैंग्वेज है, ये पेडागोजी है हिंदी की। तो आप हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी पेडागोजी 15 नंबर के आप बार बार रिवीजन करिए, आपकी पेडागोजी आ जाएगी। क्योंकि जिसने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा तो वो रिपीटेड क्वेश्चन से ही अपना नंबर स्कोर कर सकता है। पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना क्वेश्चन है हमारा। बुनियादी साक्षरता एवं गणित मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत कर बनाना, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिससे शिक्षार्थी परिचित है। या डी नंबर, निर्देश का माध्यम बदल कर अंग्रेजी माध्यम कर देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमारा? गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है, आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन दिए गए आपके। ऑप्शन नंबर ए है, उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, आप उनसे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। इसका सही आंसर यही है, उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे और उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करके जिससे कि वह नई मैथिली स्थिति में सहज महसूस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? ये पोर्टफोलियो भी बहुत पूछता है। चित्रकारी, कार्यपत्र, कक्षा में हुई चर्चा, फोटोग्राफी। हर बार के रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में हुई चर्चा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। 22 क्वेश्चन है, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को उभारने में मिलकर कार्य करता है। अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज एंड संपादन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 22 का है ए। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 का अनुच्छेद है इसका सही आंसर। अनुच्छेद इसका सही आंसर है, अनुच्छेद। 23 क्वेश्चन क्या कहता है? पठन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति में संकेत देता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गहन पठन। अब पठन के 4 प्रकार होते हैं, पूछ लेता पठन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन से? शाश्वत पठन, मौन पठन, गहन पठन, व्यापक पठन। अभी शाश्वत पठन क्या होता है, मौन पठन क्या होता है, गहन पठन क्या होता है, व्यापक पठन, ये भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित
किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर और कविताएं आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सिखाने में मदद करता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, कविता और कल्पना परक कहानी लिखने में मदद करता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी है, इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद होती है। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 हो गया। 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया, मदद, सहारा देना, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा, अर्जन, उपकरण। और ये सही, ये जो दी गई है ना, ये हेडिंग इनको देख लीजिएगा, इससे काफ़ी समझ में आ जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि क्रमिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दिए गए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 29 क्वेश्चन क्या है? बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक की बारीकी से अवलोकन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं। ऑप्शन सी, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं। ऑप्शन डी, वयस्क की मदद से स्वर पठन करते हैं। 29 का सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं, सी नंबर का आंसर। 29 क्वेश्चन हो गए। 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। ऑप्शन बी है, विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। ऑप्शन सी है, मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है, लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरे भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आपके हिंदी के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और हिंदी की लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है क्योंकि ये पेडागोजी है, तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप थोड़ा रिवीजन करिए इन क्वेश्चन का। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।